क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबू। देखिए पिछले क्लास में हम लोग डेट इन लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल करते हैं फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करा था, तो उसके कैरेक्टर्स पे कि उसके पास हाइट कितना है ना, उसका नेचर ऑफ स्टेम कैसा है, ठीक है बाबू, ब्रांचेस कैसा है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज का क्लासिफिकेशन करा था, ये आप देख लेना बाबू। वीड्स क्या होता है, जब भी हम क्रॉप को उगाते हैं ना, जब हम लोग ग्रो करते हैं तो उसके साथ में अनवांटेड प्लांट जिसकी जरूरत नहीं होती है लेकिन वो खुद ब खुद ग्रो कर जाता है, तो उस अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना जरूरी होता है ताकि हमारी ग्रोइंग अच्छी हो सके, जिस पर्पस से हम लोगों ने खेती करी है ना। कुछ एक स्पेशल प्लांट्स हैं जैसे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर लिया था। ठीक है बाबू, कुछ एक एग्जाम्पल है। फिर आज है ना, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो आज की क्लास में आपको पता है आज लेक्चर कितना है, लेक्चर 3 है ना। लेक्चर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है डेट इज सेकेंड टॉपिक है बाबू, हम लोग अच्छे से स्टेम के बारे में डिटेल बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपको पता है ये सब पार्ट है किसका, प्लांट का पार्ट्स है ना। और एक एक करके स्टेम की बारी आएगी तो हम लोग स्टेम समझ लेंगे अच्छे से, फिर आगे लीफ है, इस तरीके से रूट्स है, आगे बढ़ते एक एक पार्ट को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। और आपकी क्लास के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। एनसीईआरटी में जो चीज़ क्लैरिटी के साथ अगर दी हुई है, नहीं भी दी हुई है, फिर भी मैं क्लियर करके जाऊँगा। ठीक है, आप एंड तक देखना, पूरे पेशेंस के साथ देखना। पेन पेपर और वाटर बॉटल लेके बैठ जाइए अच्छे से शांति जगह पे, हम लोग करते हैं अच्छे से। ठीक है बाबू, आइए एक बार मैं आपको एनसीईआरटी से रूबरू करा देता हूं ताकि एनसीईआरटी भी आप देख लो। एनसीईआरटी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पढ़ के आया होगा। ठीक है, और आइए एनसीईआरटी में ये टॉपिक जो है स्टेम वाली, इससे क्या कहने की कोशिश करी जा रही है ये समझाऊंगा, और एक्टिविटी का क्या पर्पज है, आपको क्या सिखाना चाहता है एनसीईआरटी, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ये इसका मतलब समझाऊंगा आपको, इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस, प्लीज हैव पेशेंस। ठीक है, आपको सभी चीज क्लियर हो जाएगी। आइए बोर्ड पे चलते हैं और आप अच्छे से पेन पेपर लेके बैठ जाइए, है ना, और पेशेंस पूरा रखिए, एक एक चीज समझते हैं। देखिए स्टेम किसको बोलते हैं, एकदम बेसिक चलते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से समझते हैं, एक एक चीज को समझ के चलेंगे हम लोग, है ना। आइए आपके सामने कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैं डायग्राम बनाता हूं, है ना। आप हंसना नहीं बाबू, ठीक है, आप हंसिएगा नहीं। आइए, कला का बेहतरीन प्रदर्शन आपके सामने दिखाया गया और एक ट्री का पिक्चर बनाया गया, है ना। ये प्लांट्स में थोड़ा बड़ा प्लांट्स हमने लिया है तो इसका नाम क्या है, ट्री है। ठीक है, ये बड़ा है तो इसका नाम क्या है, ट्री लिया है हमने। ठीक है, ट्री है। और ये ग्राउंड है। ठीक है बाबू, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक पौधा ग्रो किया हुआ है ना, खड़ा है। ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और डिटेल कर देता हूं ताकि और समझ में आए। ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है बाबू, अब आप ध्यान रखना एक चीज कि स्टेम किसको बोलते हैं ना। मैं रंग बदल देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, मैं ये कर देता हूं। ठीक है, ये लो, देखिए स्टेम हम लोग किसको बोल रहे हैं, यहां से देखो गौर से, ये सब क्या है, स्टेम है बाबू। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से जो अपर पार्ट में रहता है, ठीक है, यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, स्टेम। यही आपके सामने स्टेम है। ठीक है, अगर आपको मौका मिले विजिट करने का तरह तरह का पेड़, है ना, ट्रीज को, तो आप देखना और ऑब्जर्व करना कि किसी का स्टेम छोटा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, किसी का बहुत पतला होगा, किसी का बहुत मोटा होगा, थिक थिनर। आज मैं थिक और थिनर किस तरीके से आपको याद रखना है वो भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप समझ गए पहली बात कि स्टेम किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी और बातें हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट आप ये समझना कि स्टेम आपके पास बहुत वैरायटी के है। ठीक है, स्टेम का जो है ना टाइप्स बहुत तरह के हैं। कुछ एक स्टेम तो बहुत टेंडर होता होगा, है ना, टेंडर। टेंडर कहने का मतलब बहुत कमजोर, पतला दुबला, ठीक है, जो आसानी से कट जाए। और कुछ एक उससे और मोटा होगा तो उसको थीन बोलते हैं। ठीक है, थीन। और कोई उससे भी मोटा होगा, है ना, तो उसको थिक बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमने कैटेगराइज कर दिया है कि स्टेम
कई तरह के हो सकते हैं ना, पतला भी स्टेम हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, उससे और भी मोटा हो सकता है। ठीक है, देखो अक्सर जो है ना थिन और थिक में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो एक स्टोरी सुनो। पहले जब एग्जाम में चोरी होता था, ठीक है, चोरी होता था, चोरी करने के लिए क्या करते थे कुछ लोग हमारे आसपास में थीन पेपर लाते थे, और थीन पेपर का थिकनेस बहुत कम होता था, है ना। स्टोरी सुनना है, स्टोरी से याद रहना, आपको याद होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लाते थे, थीन पेपर लाते थे। ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ, क्या लाते थे मार्केट से, थीन पेपर लाते थे। थीन पेपर इसलिए लाते थे क्योंकि उसकी मोटाई बहुत कम थी, है ना, बहुत थिकनेस कम थी उसकी, तो उसमें लिखते थे और उसको मोड़ के रख लेते थे, है ना, उसको फोल्ड करके रख लेते थे और पता भी नहीं चलता था। और बाद में एग्जाम में जाके चीटिंग करना, किसी भी तरह का डिजाइन के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ चीटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, और भी पर्पज हो सकता है। ठीक है ना, आप ज़्यादा हर्ट नहीं होइए इस बात से कि सिर्फ चीटिंग करने के लिए थीन पेपर यूज किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, और भी पर्पज हो सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी है, ताकि आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओ। ठीक है, थीन पेपर हम लोग यूज करते थे, और थीन पेपर बहुत पतला होता है, तो इसी से आप समझोगे कि थीन और थिक में क्या अंतर है। क्लियर है बाबू? देखो थीन आपके सामने, इसका मोटाई जो है ना, मोटाई कम होगा, ठीक है, लेकिन जब थिक की बात करोगे तो इसका मोटाई ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो स्टेम के बारे में बेसिक चीज बताई गई है, और वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए बाबू। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखिए आज बहुत छोटा टॉपिक है, बस तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, बस आप पेशेंस रखना। एनसीईआरटी अभी जाने की जरूरत नहीं आपको। तो अब भैया आपको स्टेम देख लिया आपने, है ना, और स्टेम आपको पता है और भी जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है, ठीक है, और भी पार्ट्स ऑफ जो प्लांट है वो स्टेम से ही अटैच होता है। तो स्टेम में क्या क्या और भी पार्ट्स अटैच होता है उसके बारे में समझ लीजिए पहले, है ना। स्टेम कौन कौन सी पार्ट को कंटेन करता है ना, स्टेम जो है कंटेन्स करता है, क्या क्या चीज को कंटेन्स करता है वो समझ लीजिए। ठीक है बाबू, स्टेम के अंदर ही लीव्स होता है, ठीक है, इसके बाद स्टेम में ही ब्रांचेज होता है। ठीक है, हर चीज हम दिखा देंगे डायग्राम में, आपके बुक में दिया हुआ है, एक एक चीज को हम डायग्राम में दिखा सकते हैं। ठीक है, स्टेम के अंदर ही बर्ड्स होता है, BU, ठीक है, BUDS, बर्ड्स के बाद फ्लावर्स भी इसी स्टेम में होता है, उसके बाद फ्रूट भी इसी स्टेम में होता है बाबू। ठीक है, और एक लास्ट फ्रूट, सॉरी नहीं 5 ही है। ठीक है, ये सब क्या है, हालांकि ये सब पार्ट्स ऑफ प्लांट ही है, प्लांट का पार्ट्स ही है। ठीक है, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। और ये सारा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स किससे अटैच होता है, किस में होता है, तो स्टेम में होता है। ठीक है बाबू, वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना। आपको एनसीईआरटी की तरफ एक बार लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी में कहीं पे अगर प्लांट्स का डायग्राम दिया होगा, प्लांट्स का डायग्राम दिया होगा तो मैं दिखाता हूं आपको कि प्लांट्स कैसा होता है। ठीक है, आइए कोई डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है, ये एक प्लांट्स है। ठीक है, देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उसको समझो। ये आपका अर्थ है ना, अर्थ है, मतलब ये ग्राउंड लेवल है, समझो ये ग्राउंड लेवल है, ये नीचे इसका पूरा रूट सिस्टम आ गया, ये इसके ऊपर जो है पूरा सूट सिस्टम है। ये आगे डिस्कस करेंगे, रफली बता दिया हूं मैं। ये देखो बाबू, ये क्या है, ये स्टेम है, और आप देखो सभी चीज स्टेम से लीफ भी अटैच है, इससे लीफ भी अटैच है। ठीक है, इसे ब्रांचेज भी, जो बड़ा पौधा होता था इसमें ब्रांचेज निकलता हुआ आपको दिखाई देता है, ब्रांचेज भी इसी में होता है, बर्ड्स भी इसी में होता है, फ्लावर्स भी इसी में होता है। तो आपको समझ में आ गया कि स्टेम ही है, स्टेम ही वो प्लांट का वो पार्ट है जिससे सारा चीज जुड़ा होता है। स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और अभी इसके आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्या, स्टेम का जो मेन फंक्शन है, वो प्लांट्स में स्टेम का क्या फंक्शन है, उस फंक्शन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन के लिए ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। ये एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट करके आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है कि स्टेम का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद हम आपसे बात कर लेते हैं स्टेम का फंक्शन। ठीक है, हर चीज डिस्कस करी जाएगी, है पेशेंस। आइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्टेम का फंक्शन आप समझ लोगे तो गेम ही खत्म है, आपको स्टेम क्लियर है। ठीक है, तो आइए स्टेम का फंक्शन समझ लीजिए।
है ना बाबू। स्टेम का फंक्शन समझिए, देखिए मैं पहले रफ आइडिया देता हूँ कि क्या है, ठीक है। अब कोई भी प्लांट है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब उसको तो ग्रोइंग के लिए उसको बाबू वाटर्स, मिनरल्स और अलग अलग तरीके का मटेरियल तो चाहिए ही उसको ग्रोइंग के लिए। तो आप सोचो कि वाटर हम लोग रूट्स में देते हैं और सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट में कैसे पहुंच जाता है, सभी हिस्सों में कैसे पहुंच जाता है। किसी न किसी, आपको लगता होगा कि इसमें तो कहीं पाइप तो सेट नहीं किया गया है, जो नीचे से पानी डालते हैं हम लोग रूट्स में और वो पानी कैसे ऊपर चला जाता है, कैसे लीफ में चला जाता है। जैसे जैसे भी आप एक एक पार्ट को पढ़ते जाओगे ना, लीफ पढ़ोगे तो समझ में आएगा कैसे खाना बनता है, क्या है लीफ का क्या फंक्शन है, वो सब बात की बात है ना। अभी समझो, अभी स्टेम का फंक्शन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो भैया क्या पता चला आपको, स्टेम का फंक्शन समझो कि वाटर है ना, वाटर या फिर और भी मिनरल्स जो कि प्लांट्स की अच्छी ग्रोइंग हो उसके लिए जरूरी होता हो, उसको क्या करता है ये वाटर और मिनरल्स का क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट कराता है। क्या कराता है? अपवर्ड मूवमेंट कराता है। क्लियर है बाबू। तो क्या पता चला, जो स्टेम है, जैसे रूट में हम लोगों ने पानी डाला, ठीक है, पानी डालने के बाद क्या हुआ, वो स्टेम के थ्रू होके जाता है। ऐसा मत सोचो कि वहां चमत्कार होता होगा, कोई जादू का खेल हो गया कि पानी नीचे डाले और ऊपर पहुंच गया, बिल्कुल नहीं है ना। आज जो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्टेम के थ्रू वाटर जो है ना अपवर्ड मूवमेंट करती है, ठीक है। अब अपवर्ड मूवमेंट करके फिर क्या होता है, रिज्ड एवरी पार्ट्स, ठीक है, रिज्ड एवरी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और यही इसी के हेल्प से बाबू, इसी के हेल्प से, किसके हेल्प से, इसी स्टेम के हेल्प से सारा पानी या फिर मिनरल्स जो कि जरूरी होता है एक प्लांट्स को अच्छी ग्रोइंग देने के लिए, प्लांट्स की ग्रोइंग अच्छी हो इसके लिए वाटर या फिर मिनरल्स या फिर कोई भी चीज हम लोग डाल रहे हैं रूट्स में, तो वो अल्टीमेटली सप्लाई हो जाती है पार्ट्स ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट्स के हर हिस्सों में सप्लाई हो जाती है। तो आपको पता चल गया कि वहां पे जादू नहीं होता है, वो स्टेम के थ्रू जाता है, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूं कि वो कैसे जाता है ना, उसके अंदर होल होता है क्या, स्टेम का बेस में होल होता है जिसके थ्रू पानी चला जाता है, तो उसी चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। पोर्स होता है तो उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसी ऑर्डर में लिखना बाबू। स्टेम का फंक्शन वाटर मिनरल्स को अपवर्ड मूवमेंट कराना होता है और मूवमेंट करा के हर पार्ट्स में पहुंचाना होता है। ये स्टेम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप माइंड करना, उसको आप ध्यान में रखना, ठीक है ना बाबू। वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिखिए आप। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, अब आइए एक बार एनसीईआरटी में आपको लेके चलता हूं और देखिए एनसीईआरटी में क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो आपको समझा दिया गया है कि स्टेम जो है मूवमेंट का काम कराता है। और यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आइए मैं क्लियर करता हूँ इसको, ठीक है। आइए बोर्ड पे आइए, देखिए। अब आप पूछोगे भैया कि स्टेम तो ठीक है अपवर्ड मूवमेंट करा रहा है, लेकिन क्या होता होगा उसके नीचे, क्या है, होल है या फिर किस तरह का क्या है, वो मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। तो एक बार मैं डायग्राम फिर से बनाता हूं आपके सामने, ठीक है बाबू। आइए, ये अर्थ है, सॉरी अर्थ के जगह पे आप ग्राउंड लेवल लिख लो, है ना। ये आपके सामने क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और यहां पे स्टेम है बाबू, देखो एक स्टेम का डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये आपके सामने प्लांट दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये स्टेम है, क्लियर है। अब आप देखो क्या जानना है हम लोग को ये जानना है कि एक्चुअली पानी, है ना, मिनरल्स और वाटर कैसे अपवर्ड मूवमेंट करता है, आखिर क्या होता होगा। हम लोग यहाँ पे रूट्स में पानी देते हैं और पानी ऊपर चला जाता है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा ना बारीकी से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये पार्ट को, है ना, इस पार्ट को जो बेस इसका है, इसका जो बेस है इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, बेस ऑफ स्टेम है, ये क्या है, बेस ऑफ द स्टेम है। बेस ऑफ द स्टेम को अगर हम लोग जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं, ठीक है। आइए जूम करके देखते हैं। जब हम जूम करके देखेंगे, इसको इस तरीके से मैं बना लेता हूं, है ना। ये जूम करके देखोगे ना बाबू, तो ये बेस ऑफ द स्टेम है, ठीक है। ये देखो, समझो, ये बेस है, हमने लिया बेस ऑफ द स्टेम, इसी को जूम करके हम लोग देख रहे हैं। तो पता चला भैया कि इसमें जो है ना होल करके दिया हुआ है, पोर्स है।
इसी होल को, माइन्यूट होल को क्या बोलते हैं? ये आपको दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना पड़ेगा, या फिर जूम करके आप बहुत मैग्नीफाई करके देखोगे तब आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ऐसा करके होल आपको यहाँ पे मिलेगा, सॉरी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसी माइन्यूट होल को पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्स बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो माइन्यूट होल्स, ठीक है। पोर्स होता है। तो पता चला, अच्छा भैया, तो प्लांट का जो स्टेम है, ठीक है, स्टेम का बेस में ना होल होता है और उसी होल को पोर्स बोलते हैं। क्लियर है बात? वीडियो पॉज करें, इतना पहले आप लिख लीजिए, है ना। आई होप कि आपने बाबू लिख लिया होगा, है ना। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप क्या करना, वीडियो को बैक कर करके फिर से देखना, हर चीज़ मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है। ये देखिए, बहुत छोटा टॉपिक था, उतना बड़ा टॉपिक है नहीं समझने के लिए, ठीक है बाबू। आइए एक बार एनसीईआरटी में आपको देखना चाहते हैं आप तो देख सकते हैं। चलिए मैं एनसीईआरटी को दिखा देता हूँ आपको। वैसे है नहीं, वैसे मैंने सारी बात डिस्कस कर दी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ छूट रहा है तो आप मुझे बताना, ऐसे मेरी गारंटी है ना, कोई बात नहीं छूट रहा होगा। और कोई पॉइंट छूट भी रहा होगा तो वो ज़रूरत नहीं होगा, है ना, उसकी ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। क्योंकि एक बार जो मैं डिलीवर कर देता हूँ अल्टीमेटली होता है वो, है ना, वो मोर देन सफिशियंट है, आप बिलीव करो। क्योंकि आपके स्टैंडर्ड को मुझे ख्याल रखना है ना। मैं आपके स्टैंडर्ड को क्रॉस भी नहीं कर सकता हूँ। आप क्लास 6 में छोटे छोटे बच्चे हो, है ना। जब क्लास 7 में आएंगे, 8 में आएंगे, जब वही टॉपिक को समझाना हो तो हम लोग डिटेल कर देंगे, ठीक है बाबू। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है डेट इज होमवर्क, ठीक है। और इससे भी इंपॉर्टेंट काम है होमवर्क को करके आना, ठीक है। सबसे पहला काम है रिवाइज करना। आपको पता ही है, रिवाइज करके आना है। लेक्चर 1 से टिल नाउ अब तक आपने जो जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना। दूसरा होमवर्क है बाबू 7.3 जो टॉपिक है लीफ, उसको बाबू आप पढ़ के आना, ठीक है। और हो सकता है तो ये बड़ा टॉपिक होगा तो इसको मैं 2 लेक्चर में कर दूंगा। देखो, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, है ना। मेन मकसद, मेन इंटेंशन यही है, हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है बाबू। आप ऐसा करो, ये पढ़ के आना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन आप होमवर्क करके आओगे, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद भी है जो आरडी साइंस डिकोडर से जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, रिवाइज करके आ रहे होंगे, होमवर्क करके आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि आप बहुत क्यूट स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।